नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि 2020 में कृषि कानूनों के विरोध के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को उन्हें धमकाने के लिए भेजा गया था। इस बयान ने भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक जंग छेड़ दी है। जहां भाजपा ने राहुल के दावे को फर्जी और मृत नेता की याद का अपमान करार दिया, वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि जेटली ने 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस विवाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कूद पड़ी, जिससे मामला और तूल पकड़ गया। दिल्ली में आयोजित वार्षिक कानूनी सम्मेलन 2025 में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि आपको नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हैं। राहुल ने उनसे कहा कि कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं और ना ही वे कभी झुकेंगे। अब भाजपा की फौज राहुल गांधी पर हमले के लिए उतर पड़ी है। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अनगिनत मंत्री, भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया आदि ने फौरन बयान जारी कर राहुल पर एक मृत नेता को बदनाम करने की कोशिश करार दे दिया। कांग्रेस की ओर से भी इसका जवाब देने की कोशिश की गई। वहीं अरुण जेटली के बेटे और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता का निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था, जबकि कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। रोहन ने कहा कि उनके पिता का स्वभाव किसी को धमकाने का नहीं था, बल्कि वे एक कट्टर लोकतांत्रिक थे जो सहमति बनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने राहुल से मृतकों के बारे में बोलते समय सावधानी बरतने और उनकी स्मृति का सम्मान करने की अपील की। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और अन्य नेताओं ने राहुल के दावे का समर्थन किया। टैगोर ने X पर लिखा कि राहुल गांधी ने गलती से कृषि कानून का जिक्र किया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मुलाकात हुई थी और अरुण जेटली ने वही किया जो राहुल जी ने कहा, सच्चाई से ना भागे। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि जेटली की मुलाकात 2017-18 में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक या कृषि सुधारों को लेकर हुई थी, जिसे बाद में 2020 में कृषि कानूनों के रूप में पेश किया गया। मणिकम टैगोर ने हिंदू बिजनेस लाइन का जो लिंक अपने ट्वीट में दिया है, उसके मुताबिक जनवरी 2018 में जेटली ने राहुल से जाकर मुलाकात की थी। यह मुलाकात 10 जनपद पर हुई थी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दावे कि ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इस पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा है कि उनका नाम लिस्ट में 416वें नंबर पर मौजूद है। उनका दावा झूठा है। आयोग ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 1 सितंबर को जारी होगी और तब तक दावे आपत्तियों का मौका मिलेगा। RJD नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद जारी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ऐसे में मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर अपना EPIC नंबर डाला और मीडिया के सामने सारी जानकारी भरकर चेक किया। इसके बाद ऐप पर स्क्रीन पर लिखा आया एरर, नो रिकॉर्ड फाउंड। तेजस्वी ने इस मुद्दे को गंभीर बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग से जवाब तलब करना चाहिए। हालांकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दीघा विधानसभा 181 पटना जिला के एक बूथ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के दावे का खंडन किया है। सम्राट चौधरी ने अपने X हैंडल पर एक लिस्ट जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी का नाम बकायदा सूची में मौजूद है। उन्होंने लिखा कि तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। SIR ड्राफ्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर ससम्मान पिताजी के साथ दर्ज है, आप देख सकते हैं। अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए। RJD का भ्रम और डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर एक और आरोप लगाते हुए कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 25 से 30 हजार वोट काटे गए हैं।
हैं। एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि अब तक करीब 65 लाख वोट हटाए जा चुके हैं, फिर भी नई ड्राफ्ट लिस्ट में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि लिस्ट में ना तो बूथ का नाम है, न वोटर का पता और ना ही EPIC नंबर, जिससे यह पता चल सके कि कौन मृत है, कौन स्थानांतरित या किसका नाम क्यों हटा। तेजस्वी का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर गड़बड़ी कर रहा है और राजनीतिक दलों को सच्चाई जांचने से रोक रहा है। उनका कहना है कि अगर मंशा साफ होती तो पूरी सूची बूथ वाइज जारी की जाती। धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार केरल की 2 ननों और आदिवासी युवक सुखमन मंडावी को NIA की विशेष अदालत से जमानत मिलने के बाद उन्हें दुर्ग जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने वाली ननों का स्वागत करने के लिए केरल भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और केरल भाजपा के उपाध्यक्ष सॉन जॉर्ज विशेष रूप से जेल पहुंचे थे। उनके साथ भाजपा सांसद P संतोष कुमार भी उपस्थित थे। इसके अलावा कांग्रेस, CPI, CPM समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने जेल से निकलने पर दोनों ननों का स्वागत किया। बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांच के बाद इसे धर्मांतरण और मानव तस्करी का मामला बताया था, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री के दावे के उलट भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने ननों पर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि दोनों नन मानव तस्करी या धर्मांतरण करने वाली नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि गंभीर गलतफहमी और गलत सूचना के कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारियां हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार 2 ननों और एक आदिवासी युवक को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों में जमानत मिल गई है। यह जमानत NIA की एक विशेष अदालत ने दी। इससे पहले शुक्रवार को बिलासपुर की NIA कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने कहा कि ननों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले और उन्हें बेवजह निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी, जो केरल की सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट संस्था से जुड़ी हैं, को 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई बजरंग दल के एक स्थानीय नेता की शिकायत पर हुई। पुलिस हिरासत के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ननों को धमकाया, उनके सामान की तलाशी ली और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की। दरअसल इन दोनों ननों और नारायणपुर के आदिवासी युवक सुखमन मंडावी पर आरोप था कि उन्होंने नारायणपुर की 3 आदिवासी लड़कियों को जबरन धर्मांतरण और तस्करी के लिए ले जाने की कोशिश की। हालांकि ननों ने कहा कि वे लड़कियों को उनके और उनके परिवार की सहमति से काम दिलाने के लिए ले जा रही थीं। खुद लड़कियों ने भी किसी तरह की जबरदस्ती से इनकार किया और आरोपों को गलत बताया। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद और 11 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के और 376(2)(n) के तहत सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर 2021 में 2 बार रेप, वीडियो रिकॉर्डिंग, धमकी और छेड़छाड़ के आरोप साबित हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को वाराणसी में कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता के बीच देश को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं के प्रति सजग रहने की जरूरत बताई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहकर आलोचना की और भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ की घोषणा की है। शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि जैसा कि हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, मैं आपका ध्यान वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर पाकिस्तान जा रहे हैं। यह दौरा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान से रवाना होते समय पेजेश्कियान ने इसराइल के साथ हाल ही में हुए 12 दिन के संघर्ष में पाकिस्तान के रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान की संप्रभुता और जनता का समर्थन करते हुए हमले की खुलकर निंदा की, जो कि सराहनीय है। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब माना जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच परोक्ष संपर्क को आसान बनाने में चुपचाप लेकिन अहम भूमिका निभा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।